जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे सी टेट, MP टेट, मैथ पेडागॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं। इसके पहले हमने 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे सी टेट, MP टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे वीडियो देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो सारे क्वेश्चन हैं 2011 और 2024 के बीच में आए हुए हैं और इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो आप इसमें 30 में 30 नंबर आपको पूरे मिलेंगे और 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। मैं इसी प्रकार ये मैथ की सीरीज पूरे होने के बाद, मैथ पेडागॉजी की सीरीज पूरे होने के बाद मैं CDP, EVS और हिंदी की सभी सीरीज लेके आऊँगा जो 2011 और 2024 के बीच में जितने भी पेपर आए हुए हैं। चलिए समय को देखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया है। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोला गया है कि 168 मीटर लंबी रस्सी को 9 मीटर की लंबाई से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बोलता है 168 मीटर लंबी एक रस्सी है, ठीक है। कितना है? 168 मीटर। फिर क्या बोलता है? लंबी रस्सी को 9 मीटर की लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटना है, ठीक है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 27, 27 से 28/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 168 मीटर में इसको भाग दे दो तो 168/28/3, 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा? अब इसको भाग दीजिए तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा तो 2 14 2 28 और 2 8 16, 2 चौको 8। फिर ये 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 7 1 7 कटे, 7 6 42, 6 3 18। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित योग से K+P प्राप्त कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि इन दोनों को जोड़ने पे हमको ये प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखे? 58 4 3 1 0 3 प्लस 26 K 7 P 9 2 इसकल टू क्या है? इसकल टू इसको लिख सकते हैं 852109 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो 58 4 31 03 है इसको ले जाएंगे दाएं साइड, तो क्या हो जाएगा इधर? ये 26 K 7 P 9 2 इक्वल टू 852109 इधर प्लस है तो इधर जब उसका अपने पक्ष चेंज करते हैं तो क्या उसका चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? 58 4 3 1 0 3। अच्छा इसको हटा दीजिए, कितना आ गया? 5 3 गए 2, 9 में 9, 10 में गए 9, हाँ चला 1, 11 में 4 गए, 11 में 4 गए 11 में 4 गए 7, फिर 12 में 5 गए 7, फिर हाँ चला 1, 15 में 9 गए बस 6 और हाँ चला 1 और 8 में 6 गए 2, ठीक है। तो आपको इतना प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? इसका और इसका दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का क्या कर लेंगे? कंपैरिजन कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्ष की तुलना कर लेंगे। तो 2 से 2, ठीक है, 6 से 6, ठीक है। की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 7 है, क्योंकि हम दोनों पक्षों क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 7 आ गई, ठीक है। तो आपको की वैल्यू प्राप्त हो गई क्या? 7। यहाँ पे ऊपर हम लिख लेते हैं। फिर 7 7, फिर ये क्या आ गया? P आ गया। अब P की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी हमको? 9। अब P की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 9 मिल गई, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? K+9। K की वैल्यू क्या थी? 7 थी और P की वैल्यू कितनी थी? 9। तो 9 7, 9 7 क्या हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन को आपको ऐसे हल करना है, या तो आपको या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से हल कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू तोड़ के, लेकिन उतना आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे की जगह 7 आएगा और इसकी जगह 9 आएगा? उसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों तरीके से आप
कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 दिनों का औसत तापमान। 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 है तो छठे दिन का तापमान डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बोला, 6 दिनों का औसत तापमान। तो 6 दिनों का औसत तापमान कितना है, 32 है। तो टोटल तापमान कितना हो गया, 6 दूनी 12, 2 हाँ से लाइक 6 18 19, 192 डिग्री सेल्सियस हो गया 6 दिनों का। फिर क्या बोला, 5 दिनों को इतना दिया हुआ है, 5 दिनों का औसत तापमान कितना दिया हुआ, तो सभी को जोड़ लीजिए। और 5 दिनों का तापमान आपको दिया है क्या है, 31 प्लस 31.5 प्लस 32.5 प्लस 31 प्लस 32। इन सभी को सिंपल आपको ऐड करना है। वीडियो को पॉज करिए, आप इसको और इसको आपको ऐड करिए। मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बताता हूँ। ये आ जाएगा 158। ठीक है, ये क्या आ गया, 5 दिनों का कितना आ गया, 158 हो गया। और चूंकि क्या बोला है, तो छठे दिन का तापमान कितना होगा, तो देखिए ये टोटल 6 दिनों का था 192, और ये 5 दिन का आ गया, तो इससे आप घटा दीजिए 158। 192 में 158 टाइम कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 34। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे कम मान किसका है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब इसमें क्या है, आप सभी को ऐड करिए, तब आपको जाके आंसर प्राप्त हो गया। फर्स्ट ऑप्शन को ऐड करिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20, 820 हो गया, और 3670 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4490। आप इसको बॉडी पॉज करिए, सभी को ऐड करिए। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 39, 55, 601 माइनस 80। आप इसको सभी करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 44, 76। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर को आप क्या करेंगे, देखिए 40 और 45 को क्या ऐड करिए, कितना हो गया, 4540, 4540 और 28 का 28 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 4012। देखिए ये बेसिक चीज़ें तो आपको आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, 4600 माइनस 150 माइनस 29, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, कितना आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे माइनस 150 में 70, 179, 179, और 46 में 179 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 4421। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, किसका मान सबसे कम है। अब तो यहाँ से देख लीजिए, ये 4490 है, ये सबसे बड़ा ये हो गया, फिर 4476 ये भी बड़ा हो गया, 4412, 4421, तो सबसे कम छोटा कौन सा है, 4412। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ये राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता ने अपने जन्मदिन पर एक केक काटा। ठीक है, उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया। ठीक है, दे दिया। 1/4 वो अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने अपने लिए रखा। थोड़ी देर में 2 सहेलियाँ और आ गईं, तो उसने अपने हिस्से के केक में 3 बराबर हिस्से कर दिए। मतलब जो केक रखी थी उसको उसने फिर से 3 भाग कर दिया, तो तीनों ने मिलकर उस पूरे केक को कितना भाग खाया। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं है। जो आप ट्रिक के पीछे भागते हैं कि हम किसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, देखिए ट्रिक बहुत ही कम जगह यूज होगी, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैथ में सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, बस, और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या बोलता है, हम मान लेते हैं कि पूरा केक कितना है, एक्स है। ये पूरा केक मान लिया हम। ठीक है, मतलब टोटल जितना था केक कितना है उसको हम एक्स मान लिए। ठीक है, तो आधा केक 3 सहेलियों को देने के बाद कितना शेष बचा, मतलब उसने आधा केक दे दिया, तो पूरा केक कितना था, एक्स था, एक्स था, आधा केक दे दिया, कितना दे दिया, 1/2 दे दिया, तो कितना केक बचा, ये 1/2 बचा। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। कैसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इसको बटे मान लीजिए, ये 2, ये कितना आ गया, 2x माइनस 2x, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसको याद रखिए, 1/2 आ गया। मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ, आप ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, तो आप क्वेश्चन दिखेगा नहीं, तो आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मैं अगले पेज में इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, याद रखिए 1/2 आ गया, कितना आ गया, मतलब 3 सहेलियों को देने के बाद कितना शेष बचा, 1/2 बचा, मतलब
अपनी 3 सहेलियों को देने के बाद कितना बचा, x/2 बचा। ठीक है, फिर क्या बोलता है 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष, मतलब 1/4 भाग किसके लिए रखिए, बहन के लिए कितना रखिए 1/4 भाग। ठीक है, तो शेष कितना बचा, देखिए इतना तो उसकी सहेलियाँ 3 सहेलियाँ खा ली, अब 1/4 भाग उसने इसमें भी रख दिया, तो कितना बचा, टोटल के x था। फिर देखते हैं, क्योंकि दोनों घटा देंगे तब ना बचेगा। 3 सहेलियाँ कितना खा ली, x/2 खा ली, और अपनी बहन के लिए कितना रख दिया उसने, x/4 रख दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए वहाँ क्या बना था, मतलब शेष कितना बचा, मतलब टोटल के कितना था, इस टोटल केक में इसने क्या किया है, x/2 सहेलियों को खिला दिया और x/4 कितना रख दिया, अपनी बहन को रख दिया, तो टोटल कितना बचा, सॉल्व कर लीजिए। x माइनस इन दोनों सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4, 2 2 4 तो 2x प्लस x, ये कितना आ जाएगा, ये 3x, तो ये 3x/, ये टोटल कितना आ जाएगा पूरा, x माइनस 3x/4, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो कितना होता है, नीचे 4 आ गया, ये 1 आ गया, तो 1/4 तो 4x माइनस 3x, तो कितना आ गया, x/4 आ गया। ठीक है, तो अब शेष कितना बचा, इतना बचा। ठीक है, इतने में भी उसने क्या कहा है, यहाँ पर क्या क्या है, मतलब अब इतना क्या श्वेता के लिए बचा, लेकिन उसमें भी 2 सहेलियाँ उसकी आ गई, मतलब थोड़ी देर बाद 2 सहेलियाँ और आ गई, और अपने हिस्से का केक 3 भागों में बांट दिया। मतलब 2 सहेलियाँ आ गई तो क्या करना, मतलब 3 भागों में बांटेंगे, कैसे, एक तो श्वेता खुद खाएगी और 2 सहेलियों को देगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अब तो क्या होता है, तो 3 भाग बांटो में, तो श्वेता द्वारा खाए गए केक की मात्रा कितनी बचेगी, क्योंकि सहेलियों को तो देना है ना, 2 सहेलियों को 1/3 भाग में देना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये x/4 गुणे 1/3, तो कितना हो गया, x/12 हो गया। क्या 1/12 क्या है, श्वेता द्वारा खाए गए केक की मात्रा है, तो श्वेता द्वारा फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि बड़ा से मिलकर खाया, तो पूरे केक का कितना भाग खाया, तो उसने श्वेता ने पूरे केक का कितना भाग खाया। तो देखते हैं x/12 क्या आ गया, श्वेता द्वारा खाए गए केक की मात्रा है, तो श्वेता द्वारा पूरे केक का कितना भाग खाया जाएगा। देखिए पूरा केक कितना था, यहाँ पर इसको पेज ले लेते हैं, पूरा केक x था और श्वेता द्वारा कितना खाया गया, x/12 खाया गया, तो चूंकि 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x गुणे 12/x, तो क्या आ जाएगा, मतलब x श्वेता द्वारा पूरा केक कितना खाया गया, 1/12 खाया गया, x/12 खाया गया, मतलब कितना खाया गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, x/12, टोटल केक कितना था, और टोटल केक कितना था, x था, और खाया गया कितना, x/12 खाया गया, x/12 मतलब कितना, 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको आंसर क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर 1/12। श्वेता द्वारा कितना खाया गया, 1/12 खाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन को आपको कि कोई ट्रिक सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप इसको नॉर्मल जो कहता जा रहा है उसी से सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 सही 1/2 समकोण किसके बराबर है। अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन चुटकियों में आप इसको हल कर सकते हैं। 2 सही 1/2 क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, और चूँकि क्या समकोण है तो 90 लिख दीजिए, कितना आ गया 45, और कितना आ गया ये ना 225, 5 गुणे 45 कितना आ गया 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत और वर्ग में किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती हैं। चलिए देखते हैं, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप हमारे सारे वीडियो देखिए, क्योंकि सममित रेखाओं से ही सवाल एक क्वेश्चन 100% पूछेगा आपसे। देखिए 2 सममित रेखाओं वाला क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। देखिए एक क्या समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज कितनी सममित रेखाएं होती हैं, देखिए एक सममित रेखा ये हो गई, एक सममित रेखा ये हो गई, और एक सममित रेखा हो गई, तो कितनी हो गई समबाहु त्रिभुज, 3 हो गई। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि क्या बोला, तो दो सममित रेखाएं होती हैं। आयत और में किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती हैं, तो पहला ऑप्शन आप क्या होगा, गलत हो गया, समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा होता है समचतुर्भुज। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होती है 2 समानांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज कितनी होती है, 2 समानांतर रेखाएं होती हैं।
ठीक है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में 0 समांतर रेखाएं होती हैं। समानांतर चतुर्भुज में कितनी होती हैं? 0 रेखाएं होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आयत और क्या बोला है? आयत और समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज में कितना भाग होता है? 2। समचतुर्भुज में कितना होती है? 2 होती है। और आयत में कितनी होती है? आयत में कितनी होती है? 2 रेखाएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 2। तो आयत में भी 2 गई और समचतुर्भुज में 2 गई। तो आपको क्या बोला? 2 सममित रेखाएं वाला आकृति पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब अच्छा क्या वर्ग? तो वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। कैसे? देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। क्योंकि किसी चार भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, आयत और समचतुर्भुज। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? 2 दिए गए बिंदु से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकते हैं। 2 बिंदु दिए हैं आपके, इसे कितनी रेखा खींच सकते हैं? अनेक रेखा थोड़ी खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है? 2 बिंदुओं से कई रेखाएं गुजरती हैं, ये क्या असत्य है? क्योंकि 2 अलग अलग बिंदु से क्या रेखा, एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा पूछता है, बोला है दिए गए, मतलब जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो आपको कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गया? यहाँ से आपको पहला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब आपका चौथा भी गलत हो गया। देखिए, आप क्वेश्चन को जल्दी करना है तो इसी तरह एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए, पहला किस गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब चौथा, पहला चौथा है तो मतलब चौथा भी गलत हो गया। चौथा जिसमें वो भी गलत हो गया। अब बचे, देखिए कितना जल्दी आपको एलिमिनेट करवा दिया मैं। आपके पास 3 और 4 बचा। अब 3 4 में एक ही कोई होगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि 1 और 4। ठीक है, तो व्याख्या कथन एक से ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, यहाँ पे बोला है कि दूसरा क्या बोला, दिए गए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। दिए गए बिंदु से जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। ठीक है, बोला एक बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा हो सकती है। बिल्कुल, अनंत रेखाएं, जैसे एक बिंदु हो गया, ये आपका एक बिंदु हो गया, उससे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। क्या बोलता है? 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बोल रहा है, 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। ये भी क्या हो गया? ये सत्य हो गया, नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 किस में है? 4 नंबर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी ने 8:50 AM पर चलना प्रारंभ किया। उसने 4:20 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची? चलिए, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है सॉल्व करिए। देखिए, इतनी देर चली। ठीक है, उसने 420 किलोमीटर कितने घंटे की रफ्तार से? 70 किलोमीटर घंटे रफ्तार से तय की। ठीक है, तो इसमें पहले दे 420 में भाग दीजिए, कितने का? 70 का भाग दीजिए, तो कितना आ गया आपका? 7 6 42, 6 घंटे। मतलब क्या है, 420 किलोमीटर 70 की रफ्तार से कितने घंटे प्राप्त कर ली? 6 घंटे में। ठीक है, फिर 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही, तो कितने में प्राप्त होगी? 4 दूनी 8, 4 3 12, 3/2, 3/2 मतलब कितना? एक सही 1/2, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट मतलब कितना हो गया? 1 घंटा और 30 मिनट, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब रास्ते में रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर रुकती है, 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट। तो टोटल कितना हो गया? 8 8 5 13 13 13 12 25 25 मिनट क्या हो गया? ये हो गया। तो इसको भी क्या, उसको समय में गिनेंगे। तो टोटल कितना घंटा हो गया? देखिए, 6 एक 7 घंटा, और ये कितना था? इधर 30 मिनट था, 25 कितना हो गया? 55 मिनट। सुबह कितने चली थी गाड़ी? 8 बजे चली थी, 8 बजे सुबह चली थी। ठीक है, तो 8 7 15। ठीक है, 8 7 15,
तो 15 की 8 बजे चली और कितने घंटे ली? 7 घंटे 55 मिनट ली। ठीक है, तो 8 7 15, 15 मतलब 3। ठीक है, 15 मतलब 3। अभी 50 मिनट इधर और 55 मिनट इधर। ठीक है, तो कितना हो गया दोनों मिला के? ये दोनों मिला के हो गया 45 मिनट। टोटल कितना हो गया? ये 1 घंटा हो गया इधर, तो आपने कितना हो गया? 4 बजे इधर 10 मिनट इधर हो गया और 55 मिनट इधर, तो 10 मिनट घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 45। तो कितना हो गया? 4 बज के 45 मिनट में क्या बची होगी? गंतव्य स्थान पर होती 4:50 PM पर। 8:50 पे आप क्या करिए? 7 घंटे 55 मिनट ऐड कर दीजिए, तो आपके ऊपर क्या प्राप्त हो जाएगा? ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? 4:50 पे क्या होगी? अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं। 2 लीटर कम है 250 मिलीलीटर से, यह कथन क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है? 2 लीटर कितना हो गया? 2000। 250 मिलीलीटर थोड़ी ना कम है, 2000 लीटर क्या बड़ा है? तो ये कथन क्या है? गलत है। मतलब इसे पूछा कौन सा कथन सही पूछा है ना, ये पहला तो गलत हो गया। 1.69 मीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर के। देखिए, ये भी कथन क्या है? गलत है, क्योंकि 1.69 मीटर कितना होता है? 169 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 मिलीलीटर से, ये कथन सही है। देखिए, 6 लीटर 6 लीटर 25 मिलीलीटर क्या लिख सकते हैं? 625 मिलीलीटर लिख सकते हैं, 625 मिलीलीटर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 250 मिलीलीटर लिखते हैं, तो क्या हुआ? तो 6 25 लीटर क्या है? अधिक है 6 लीटर 25 मिलीलीटर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सही हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 625 मिलीलीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 लीटर 25 लीटर 6025 मिलीलीटर, तो क्या हो जाएगा आपका? 6 लीटर 25 मिलीलीटर, तो क्या होगा? 6250 आपका किससे ज़्यादा है? 625 से, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र यह है 2 शहरों के बीच की दूरी 19.2 किलोमीटर, यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर की भूमि 3 किलोमीटर बराबर है। यहाँ पे याद रखिए क्या पूछा है? 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसके बराबर? 3 किलोमीटर के बराबर, याद रखिए। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, देखिए टोटल दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 19.2 सेंटीमीटर। और चूँकि हम 0.5 सेंटीमीटर क्या माने हैं? 3 किलोमीटर माने हैं, तो ज्ञात करते हैं 19.2 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 3 किलोमीटर माने हैं। किसको? 0.5 सेंटीमीटर को। और कितना चलना है हमने को? 19.2। ठीक है, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर क्या माना है? 3 किलोमीटर ना, तो इसे क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये कितना था? 3/0.5 गुणे 19.2, सॉल्व करते हैं। 3 5, ये दशमलव तो ऊपर इसे 10 आ जाएगा, और गुणे 19, ये इसका भी दशमलव हटेगा तो ये नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, और इसको क्या करना है? 115। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? ये 192, तो क्या जाएगा? 3 दूनी 6, और 29 27 की 7, हाथ से लाई 2, और 3 कम 3 1 6, तो इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 115.2 किलोमीटर। ठीक है, 115.2 किलोमीटर आ जाएगा। अब क्या क्वेश्चन किस में पूछा है? मीटर पूछा है, तो दोनों शहर के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? तो 115.2 किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे? मीटर चेंज करेंगे, तो 1 मीटर बराबर क्या होगा? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 15.2 गुणे 1000 कितना आ जाएगा?
15 200 15 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 115 200 आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पैटर्न देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पैटर्न क्या दिया हुआ है, पैटर्न को पहले हम समझते हैं। पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 लिख लेते हैं और नीचे क्या लिखते हैं Z Y X W। ठीक है, देखिए किसमें कितना +1 हुआ, +1 +1। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए जेड से उल्टा जाएंगे बाई पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा -1 हो गया और इसमें -1। जेड के पीछे बाई, बाई के पहले एक्स, एक्स के डब्लू, एक्स के पहले डब्लू, तो 4 के क्या आ जाएगा 5 और डब्लू पहले क्या आ जाएगा वी। तो 5 और वी किस में है, 5 और वी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आदित्य अपने एक दिन के समय को निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। ठीक है, सोने के 7 घंटे, स्कूल में 6 घंटे, खेलने में 2 घंटे, टीवी देखने में 2 घंटे, अन्य में 7 घंटे। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट दिखाया जाए तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर्गत कीजिए। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि आदित्य द्वारा सोने और खेलने पर व्यतीत समय का अंतर कितना है। देखिए सोने और खेलने में कितने का अंतर है, 5 घंटे का अंतर है। ठीक है, और कुल समय कितने होता है 24 घंटे का होता है। कुल समय कितना होता है 24 घंटे का। तो केंद्रीय कोण में अगर 24 को अधिक, केंद्रीय कोण कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। तो 24 घंटे की घड़ी को अगर आप घड़ी को घुमाएंगे क्या हो गया 360 डिग्री हो गया 24 घंटे। 24 घंटे वाला कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो क्या हो गया 24 घंटे बराबर क्या हो गया 24 आवर बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो 1 आवर बराबर क्या हो गया 360/24। तो 24 में भाग दीजिए कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो क्या बोला है, तो केंद्रीय कोण का अंतर कितना है, तो चूंकि कितना ज़्यादा लिया है वो 5 घंटे का अंतर है दोनों के बीच में। तो 5 गुणे 15 डिग्री, 15×5 = 75, सीधा सिंपल। ठीक है, तो आपको क्या आ गई इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्योंकि क्या पूछा है उसने, केंद्रीय कोण अंतर पूछा है दोनों के बीच में, मतलब 7 और 2 के बीच के में कितने कोण का अंतर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM और 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए हैं। ठीक है, 2 AM और 2 PM पे तापमान दिए गए हैं। फिर क्या पूछा है किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इस तापमान से इस तापमान को घटा लेना है, इससे इसको घटा लेना है। ठीक है, तो देखिए 36 में 36.3 में अभी 21.3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14.9। आप वीडियो पॉज करिए और इसको घटाइए। फिर दिल्ली के तापमान कितना अंतर आ जाएगा 28.5 में 18.9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9.6। फिर 28.1 में कोलकाता का टाइम घटाइए 12 में कितना आ जाएगा 16.10। फिर 38 में 15 घटाइए कितना आ जाएगा, मुंबई में घटाएंगे 38 में। ठीक है, तो यहाँ पे अब और श्रीनगर कितना है घटाइएगा, श्रीनगर में कितना घटाएंगे आप 2.3, 12 में 2.3 घटाएंगे कितना आएगा 9.7 प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, और कितना आ जाएगा 26.8 आ जाएगा कितना मुंबई के। तो क्या बोला न्यूनतम वृद्धि किस में हुई, न्यूनतम वृद्धि किस में हुई है दिल्ली में हुई है 9.6 न्यूनतम वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय संप्रेषण को कक्षा में डैश डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
मतलब गणितीय संप्रेषण कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहला, समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने से। दूसरा, बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाने से। तीसरा, बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने से। और चौथा, विभिन्न गणितियों के जीवन इतिहास के अध्ययन पर। देखिए, जब भी हम गणित का कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चों के गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करने होते हैं। ठीक है, तो तभी क्या होता है, बच्चे उससे अच्छा सीखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा। देखो, समस्या का हल करने के बाद उनका संप्रेषण नहीं बढ़ेगा। दूसरा बोलता है, बच्चों के महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाने से भी बच्चों का कोई भी विकास नहीं होगा। चौथे होते हैं गणितीय जीवन के इतिहास के अध्ययन। तो इतिहास के बारे में भी अब गणित के बारे में पढ़ाएंगे तो उसके गणित का इतिहास में इतना क्या है कि उसको सटीकता है कि देखिए, गणितीय संप्रेषण में होता है कि कक्षा में बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करने किया जाता है। तो गणित के संप्रेषण में गणित की सोच को व्यवस्थित सामाकेतिक व्यक्त करने की क्षमता विकसित की जाती है। देख, जैसे सीखने वालों की तार्किक रूप से सक्षम करना, गणितीय समझ को बढ़ावा देना, और क्या होता है, गणितीय विचारों को व्यक्त करने के लिए सक्षम बनाना। तो ये सब क्या है, ये गणितीय संप्रेषण को कक्षा में बढ़ावा देने के क्या है, ये उद्देश्य हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, मैथ पेडागोजी में क्या होता है कि आपको 15 नंबर किससे आएंगे, थ्योरेटिकल के आएंगे, 15 नंबर के आपको न्यूमेरिकल आएंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व करेंगे किसी ना किसी का, लेकिन थ्योरेटिकल को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि हमको क्या करना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों के हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आविष्टित नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला है, 2005 के पाठ्यक्रम में कौन सा गणितीय कौशल अधिगम में आविष्टित नहीं है। तो इसमें क्या होता है, निगमात्मक निरीक्षण। अगर आपने पुरानी कक्षाओं को पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन याद होगा कि इसमें क्या होता है, निगमात्मक निरीक्षण में क्या होता है कि दृश्य अधिगमन गणितीय कौशल नहीं है। इसमें सामान्य नियमों को आधार मानकर वह विशेष परिस्थितियों में उपयोग कर समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये क्या है, अधिगमन आविष्टित नहीं है। बाकी ये आंकड़ों का प्रस्तुत, दृश्यीकरण और निरूपण ये सभी सम्मिलित है, लेकिन निगमात्मक विवेचन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार डैश डैश को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देना चाहिए। तार्किक विवेचन नहीं, इसको देना चाहिए। सटीकता समस्या समाधान और दृष्टिकोण। तो देखिए, क्या बोलता है, गणितीय में सबसे कम महत्व किसे देना चाहिए, सबसे कम महत्व किसे देना चाहिए, सटीकता को देना चाहिए। मतलब हमको रटना नहीं है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या किसी चीज़ को हमको रटना नहीं है, सटीक आंसर बिल्कुल कैसे आएगा, रटने से। और हमको रटना नहीं है, तार्किक विवेचन करिए, आप समस्या का समाधान करिए और दृश्यीकरण करिए, लेकिन सटीकता का मतलब क्या है, किसी चीज़ को रटिए नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को भिन्न के ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाते हुए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए, हमें बच्चों को समझाना है कि भिन्न अंश और हर में क्या अंतर है, तो हमें उसे किस रूप में समझाएं कि बच्चों को समझ में आ जाए। हमको खुद को समझने के लिए बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को समझाने के लिए पहले खुद समझना ज़रूरी है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, उन्हें यह बताने कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। देखिए, अगर आप बच्चों को ऐसा बताएंगे तो क्या होगा, एक तरह से रटना हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो गया, गलत हो गया। हमें यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं आई, उसने रटने को पूरी तरह से निष्कासित किया हुआ है, क्योंकि हमें रटना नहीं, इसी चीज़ को समझना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वो तो रटाना हुआ है कि भाई ऊपर वाली संख्या अंश है, नीचे वाली हर है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोलता है, भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थियों को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही, ये आपको बिल्कुल सही है। क्योंकि अंश और हर कैसे समझेंगे, वृत्ताकार जब पाई चार्ट बनाएंगे, आयताकार पट्टी बनाएंगे और उचित स्थिति को छायांकित करेंगे। कैसे, देखिए, मान लीजिए आपको क्या है, ये क्या हो गया, आयताकार पट्टी हो गई। ठीक, मैं 2 पट्टी ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताएंगे कि भिन्न क्या होता है, जैसे छायांकित भाग हम बता दिए कि देखो, जैसे ये क्या हो गया, ये छायांकित भाग हो गया।
ठीक है, छायांकित भाग हो गया। और तो ये क्या हो, इसको कह देंगे हम, इसको बोल देंगे कि अंश, ठीक है। और अब बोल देंगे हर, हर और क्या, हर में क्या बोल देंगे, मतलब कुल कितने भाग हैं, हर में कितने हैं, मान लो इसको अंश वाला मान लिया, इसको हर वाला मान लिया। तो अंश में छायांकित भाग में ये हो गया और ये हो गया, छायांकित भाग कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या बोला, बोला है कि छायांकित भाग जो नहीं है, कितने भाग नहीं छायांकित भाग में, ये 3। तो 2/3 क्या आ जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, ये भिन्न आ जाएगी। तो हम उसको बता सकते हैं कि ये क्या हो गया, अंश हो गया, ये क्या हो गया, हर हो गया। जो छायांकित भाग में क्या हो गया, अंश हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, जो छायांकित नहीं है और नीचे है वो क्या हो गया, हर हो गया। तो इस तरह से हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनको तरीके को समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। फिर तीसरा क्या बोलता है, अंश और हर को परिभाषित करने के पश्चात आकृतियों विद्यार्थियों को अंश और हर को पहचानने के लिए कहना, ये तो भी रटना हो गया। यह परिभाषित करें कि कुल जितने हिस्से किसी आकृत वस्तुओं को किए गए हैं वह नीचे वाली संख्या है, तथा जितने हिस्से उनमें चयनित किए गए हैं ऊपर वाली संख्या, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्न से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। क्या होता है, मापन की अवधारणा के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। पहले क्या बोलता है, ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जो परिशुद्ध और सटीक मापन का आधारित हो, ये उपयुक्त। दूसरा बोलता है, मापन की विभिन्न इकाइयों की परिभाषा दीजिए। परिभाषा कैसे देंगे, नहीं देंगे हम, तो उचित सटीक थोड़ी ना हो गया। तीसरा क्या बोलता है, ऐसी क्रिया आयोजित कीजिए जिसमें मानक तकनीकियों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। बिल्कुल सही। देखिए क्या होता है, प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षकों को ऐसे क्रियाकलाप आयोजित करने चाहिए जिससे उनके अमानक तरीकों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। उदाहरण कैसे, बच्चों को उनकी उदाहरण के तौर पे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को क्या कहते हैं, पानी की बोतल की धारिता बताने के लिए या अपने दोस्तों का वजन ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ठीक है ना। मतलब उनको क्या, पानी की बोतल की धारिता ज्ञात करनी या अपने बच्चों का वजन ज्ञात करने के लिए। तो उससे क्या होगा, उनके इससे क्या होगा कि एक क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे तो वस्तुओं का मापन भी आसानी से हो जाएगा। या मापन इकाई जैसे ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर आदि के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, उनकी अवधारणाओं को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में औपचारिक शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त, औपचारिक शिक्षण में संबंध में सही उपयुक्त है, संबंध में सही है, ठीक है। देखिए औपचारिक शिक्षण, देखिए इसको आप पहले समझिए औपचारिक शिक्षण क्या होता है। देखिए गणित के औपचारिक शिक्षण के संबंध में क्या है कि शिक्षण की कठिनाइयाँ या त्रुटियों के कारण बच्चे कक्षा में क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाई को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है, इनकी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तो क्या होता है कि तो गणित अधिगम में क्या होता है, उपचारिक शिक्षा का उपयोग बच्चों को गणित में आने वाली कठिनाइयों को पता कर उन्हें दूर करना होता है। तो उपचारिक शिक्षण का महत्व यहाँ पे आप जान गए, क्या होता है कि यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। तो इस चीज़ को आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। देखिए गणित की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय इसका संदर्भात्मक उदाहरण पर अधिक केंद्रित होना गणित की पाठ्य पुस्तक का एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि क्या बोला, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूछा है पाठ्य पुस्तक में, सर्वाधिक उपयुक्त। इसमें पहला क्या है, विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु तो अधिक प्रश्न, गलत। अधिक प्रश्न कैसे पूछ सकता है, रंग बिरंगी और आकर्षण अभिकल्पित होनी चाहिए, गलत। तीसरा, स्वाभाविक अवधारणाओं पर अधिक केंद्रित होने, आप किसी भी एक चीज़ पर केंद्रित होंगे तो आप बच्चे का क्या होगा, बच्चे की घटती अवधारणाएं पर केंद्रित नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गणित की क्रिया में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित है। देखिए गणित की कक्षा में होता है किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन उसके तार्किक चिंतन क्षमता, समस्या समाधान, दृश्यता आदि से किया जाता है।
देखिए, रटने की क्षमता पर गणित की कक्षा में विद्यार्थी का कोई संबंध नहीं, ठीक है, क्योंकि रटने की क्षमता गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन करने का आधार नहीं है। तो क्या आ जाएगा, इसके मूल्यांकन पर आधारित नहीं है। कौन सा नहीं है? रटने और समझने की क्षमता, समस्या समाधान, तार्किक चिंतन और दृश्यीकरण है, ठीक है, उसमें बोला आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे आपके 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे ही। मैं अभी क्या है, मिक्स पेडागॉजी की सीरीज लगा रहा हूँ, मतलब सारे क्वेश्चन मिक्स लगा रहा हूँ। इसके बाद में आपको पर्टिकुलर यूनिट का बताऊंगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से एक पूरे जो 2011 से 2024 के बीच में जो प्रश्न आए हुए हैं उनके पूरे क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सारे क्वेश्चन मैं एक साथ लेके आऊँगा, तो जिससे आपको परीक्षा में सहायता मिलेगी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्न में से कौन सा उद्देश्य गणित शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। इसमें कौन सा उद्देश्य उचित माना गया है? पहले क्या बोलता है, बच्चे में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। सिर्फ यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का। पहला ऑप्शन गलत होगा। बच्चे की परिकलन कौशल को दक्ष बनाना। तीसरा क्या बोलता है, विचारों की स्पष्टता, तर्कपूर्ण गणित चिंतन का विकास करना। बिल्कुल सही। देखिए, जब तक उसका स्पष्ट और तर्कपूर्ण गणित का चिंतन नहीं करेगा तब तक उसका क्या होगा, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद आपका, इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रचनात्मक कक्षा पर आधारित है। देखिए, रचनात्मक कक्षा पूछा है यहाँ पे, आप बड़ी समझना होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 बोला शिक्षक श्यामपच पर प्रश्न हल करते हैं और बच्चे उसकी नकल करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे सिर्फ नकल करें, ये तो होगा ही नहीं, गलत है, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। क्योंकि हम क्या रचनात्मक कक्षा पर आधारित करना है। दूसरा क्या बोलता है, शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। तीसरा क्या बोलता है, शिक्षक बच्चों को महत्वपूर्ण सूत्र का एक चार्ट लेकर पेपर लेकर प्रतिदिन उससे पढ़ाने का देते हैं। ये तो रटना हो गया, रटना तो है ही नहीं अपनी पाठ्यचर्या रूपरेखा में। तीसरा भी गलत हो गया, पहला भी आपका गलत हो गया। चौथा क्या बोलता है, शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित रूप से बहुत सा गृहकार्य प्रदान करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये तो बच्चों के रचनात्मक विकास का तो कोई मॉडल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया, ठीक है। क्या होता है कि इसमें शिक्षा द्वारा समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करना, विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करना रचनात्मक कक्षा का पर आधारित है। रचनात्मक सिद्धांत एक क्या होता है, शैक्षिक सिद्धांत है, ठीक है, जो दुनिया के बारे में अपने स्वयं के ज्ञान और समझ के निर्माण में शिक्षार्थी की सक्रिय प्रक्रिया पर बल देता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 ये राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको बच्चों की तरह सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमनकर्ताओं में वृत्ति की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, वृत्ति की अवधारणा के साथ संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना। देखिए क्या पूछा, संबंधित नहीं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन आपको क्या हो गया, ये वाला नहीं होगा। रेत में रस्सी और डंडी के उपयोग से वृत्ताकार रेखा खनन करना, ये भी सही है। मतलब इसके हिसाब से संबंधित हम चूँकि क्या नकारात्मक पूछा है तो ये तो सही हो गया दोनों। कक्षा में ग्लोबल का प्रतिमान दिखाना, ठीक है। और चौथा है कुछ वृत्ताकार वस्तुओं की वृत्तों का अनुरेखण करना, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या पूछा, संबंधित नहीं है, नकारात्मक पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान, देख कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना प्राथमिक स्तर के अधिगमनकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। देखिए प्राथमिक स्तर में आप किसी बच्चे को ग्लोब दिखा के उसको ये नहीं बता पाएंगे कि वस्तु को गोलाकार होती है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों में ये अवधारणाएं ऐसी नहीं आती हैं। तो आप उनको कैसे बता सकते हैं, वृत्ताकार वस्तु को पहचान कर, रेत या रस्सी में डंडी के प्रयोग से वृत्तारेखण करके और वृत्ताकार वस्तुओं के उपयोगदार वृत्तों का अनुरूपण करके। चलिए तो यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं
और आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पेडागोजी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों पे को वीडियो शेयर करिए, जिससे भी उनको लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि ये 2011 से 2024 बीच की सीरीज चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।